क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की आधे से ज़्यादा बीमारियों की वजह आपका लीवर होता है? जी हाँ, वही लीवर जो हमारे शरीर में होता तो राइट की तरफ है, लेकिन उसे हम कभी भी राइट नहीं रखते हैं। हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सफ़र सेहत का में। अब जो गलती हमने पहले कर दी है उसे लेकर तो हम उसे सही नहीं कर सकते, लेकिन आगे अपने लीवर को, अपनी हेल्थ को ख्याल कैसे रखें, इसी को हमें एक्सप्लेन करने, यही हमें बताने आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आकाश गर्ग। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ रूम में। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आकाश गर्ग हूँ। मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन एंड लिवर स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब पेट, आंत और लिवर के स्पेशलिस्ट। जी। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित हूँ और मैंने अभी लास्ट 1 ईयर से अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ज्वाइन किया है। ओके, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लीवर की। डॉक्टर, जैसा कि हम देखते हैं कि लीवर की बहुत सारी डिजीज़ आप सामने आ रही है, तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ें, हमारा जो बॉडी है वहाँ पे लीवर होता कहाँ पे है और इसका क्या क्या काम होता है? लीवर बेसिकली हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, हमारे पेट में, एब्डोमेन में। हाँ। इसका मेन काम होता है हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करना, डाइजेशंस में हेल्प करना, अच्छा, स्टोरेज, मिनरल्स और विटामिन को स्टोरेज करना, और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो हमारे लीवर में बनते हैं। अच्छा, ओके। तो डॉक्टर, अगर बात करें मोटापे की, तो क्या मोटापा जो होता है वो उसका लीवर पे कोई इफेक्ट पड़ता है? यस, ऑफ कोर्स। जो मोटापा होता है वो होता है बेसिकली हमारे लीवर में फैट जम जाना, जिसको हम आम भाषा में फैटी लीवर बोलते हैं और हम मेडिकल टर्म में उसको मेसल्ड बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। ओके। आज की डेट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिजीज आपका मेसल्ड है। अच्छा। अब ये मेसल्ड आगे चल के आपके लीवर में सूजन क्रिएट करता है और धीरे धीरे लीवर को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ओके। और डॉक्टर, मैंने ये भी सुना है कि किडनी और लीवर कभी ओल्ड नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये क्या सच है? बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। अगर आपका लीवर और किडनी दोनों हेल्दी है तो आप इसको किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप डोनेट करेंगे तो उस सेकेंड पर्सन में भी वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। अच्छा। इसका मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो ट्रांसमिट हो रहा है और कभी ओल्ड नहीं हो रहा है, अपना काम परफेक्टली कर रहा है। तो इसकी कोई मतलब एज लिमिट नहीं होती? जैसे अगर अपन एग्जांपल में लेते हैं कि कोई इंसान 80 साल का है, तो क्या वो भी अपना लिवर डोनेट कर सकता है? डेफिनेटली नहीं। एक्चुअली हमारे डोनेशन, लिवर डोनेशन का एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम सिर्फ 55 साल के लोगों का लीवर ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम जब 55 साल के किसी बंदे का लीवर लेते हैं तो हम सिर्फ आधा लीवर लेते हैं। ओके। और बाकी जो उसके में आधा लीवर बचा है वो बाकी जनरेट करके उसका बाकी 80 साल 100 साल जितना भी एज है वो कंप्लीट कर लेता है। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जो हमारे बीच आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ड्रिंक करने की आदत, शराब पीने की आदत। तो शराब का लीवर पे क्या असर पड़ता है डॉक्टर? शराब जो है बहुत ही बैड टॉक्सिन है लीवर के लिए। Okay. और हमेशा से लोगों को पता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। लेकिन लोगों को इसकी लिमिट समझ में नहीं आती है। अच्छा। क्योंकि जब लीवर 70-80% तक खराब हो जाता है तो हमको जाके समझ में आता है। तो इसका फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें फैटी लीवर ही बनता है। Okay. सेकेंड स्टेज होता है जिसमें हेपेटाइटिस जनरेट होता है और थर्ड स्टेज आ जाता है जिसमें सिरोसिस हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद भी अगर हम पीना नहीं छोड़ते हैं तो हमारा फिर लिवर कैंसर में वो तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसकी कोई ऐसे मिनिमम अमाउंट है कि जितना हम ले सके जो हमारे बॉडी के लिए सेफ? आप सेफ अमाउंट तो आप 0 ही समझिए, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती है। अगर हम साथ में हमारा मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है, दूसरी बीमारियां हैं, तो 0 अमाउंट ही सेफ माना जाएगा। अच्छा। लेकिन अदरवाइज अगर आप 10 से 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर वीक लेते हैं, अच्छा। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि वो बेनिफिशियल भी रहता है। ओके। तो जैसा कि आपने फैटी लीवर के बारे में भी बताया, हमारे देश में फैटी लीवर इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि हर इंसान को डायबिटीज़ हो रहा है, वैसे ही आजकल हर इंसान को फैटी लीवर की समस्या हो रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है डॉक्टर? फैटी लीवर के मेन कारण है फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल, सेकेंड इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके आते हैं मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम होना। अच्छा, तो ऐसे कोई सिम्टम्स भी है जिसे देखकर हम ये जान सके कि हमको लीवर के डिसीज़ होने हैं या हमारा लीवर थोड़ा वीक हो रहा है? तो ऐसा हम किसी इंसान को देख के क्या बता सकते हैं कुछ सिम्टम्स? बिल्कुल, हमको
एक्चुअली लीवर डिसीज जनरेट होने के सिम्टम्स का वेट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीवर के सिम्टम्स जब आते हैं तो अब तक हमारे 70-80% लीवर खराब हो चुके रहते हैं। हमारे सिम्टम्स मेनली होते हैं जॉन्डिस या पीलिया जिसे हम बोलते हैं। अच्छा। हमारे पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी होना, दिमाग में अमोनिया चढ़ जाना जिससे कॉन्शियस लेवल लॉस हो जाना, ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन उससे भी पहले हम अगर रूटीन चेकअप हमारा कराते रहें तो हमको पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा लीवर कितना डैमेज है। लाइक फाइब्रोस्कैन या सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे हम पता कर सकते हैं। और सही टाइम पे हम अगर इंटरवीन कर लेंगे तो हमको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारा लीवर पूरी तरह से डैमेज हो। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी के और भी पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेसिकली जिनका इफेक्ट लीवर के डैमेज होने से भी होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स लीवर से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा। अगर बात किया जाए किडनी, लंग्स, आपके हार्ट, ब्रेन, ये डायरेक्टली लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैसे हमारे मसल्स हैं, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे भी लीवर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, मतलब लीवर का कनेक्शन बॉडी के हर पार्ट से होता है। ओके। स्मोकिंग की आदतें तो आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को है, तो स्मोकिंग करना लीवर के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? स्मोकिंग भी इनडायरेक्टली रूप से लीवर को कम्प्लीटली हार्म करता है। अगर एक बार लीवर डिसीज हमारी स्टार्ट हो गई है तो उसका प्रोग्रेशन वो बहुत स्पीड से करता है अगर कोई भी स्मोकिंग करता है साथ में। सेकेंड है, अगर लीवर का जो कैंसर होता है जिसको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, उसमें डायरेक्टली रोल होता है स्मोकिंग का। अगर वो एक बार आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके जनरेशन का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अच्छा, इसकी भी कोई ऐसा मिनिमम अमाउंट या नहीं, मिनिमम अमाउंट स्मोकिंग के लिए 0 है। अच्छा, ओके। डॉक्टर, कई बार हमने ये भी देखा है कि हमको कभी कुछ पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम डॉक्टर से रिकमेंड किए बिना ही हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं और मेडिसिन लेकर के खा लेते हैं। तो क्या इसका भी हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी पार्ट्स पे या लीवर पे इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली। जो हमारे ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं वो हमारे एरिया में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके। हम लोग बहुत ही ज़्यादा कोई भी मेडिसिन, सिर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, हम तुरंत ही लेके खा लेते हैं। जी। इससे होने वाली लीवर बीमारी को हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिली, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी। इसके कॉमन, अगर मैं आपको इनफैक्ट अगर मोस्ट कॉमन लिटरेचर के अनुसार मोस्ट कॉमन कॉज बताऊँ तो वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल मोस्ट ओवररेटेड, मोस्ट ओवर द काउंटर बिकने वाली मेडिकेशंस है जिसको हर कोई लेके खाते रहता है। उसके अलावा हमारे कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स हैं, हमारे ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन्स हैं, और कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, वो सब भी हमारे डेली कॉज करते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर हमको थोड़ा भी हेडेक हो रहा है तो हमको पहले डॉक्टर से रिकमेंड करके ही फिर उनके हिसाब से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। डेफिनेटली। या ओके। हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, हमारा शेड्यूल ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जनरली हम नाइट में लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं और सुबह काफ़ी ज़्यादा लेट उठते हैं। तो जो हमारी ये टाइमिंग्स है, या अपन बोल सकते हैं जो ओवर ईटिंग की भी प्रॉब्लम हमें हो रही है, कुछ टेस्टी लगा हमने खा लिया, एक्स्ट्रा खा लिया, उसका भी हमारे लीवर पे, हमारे स्टमक पे क्या कैसा प्रभाव पड़ता है? ये सब कनेक्टेड है हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से। अच्छा। हम जितना खा रहे हैं, हमारे खाने को, हमारे बॉडी को कितना खाना चाहिए, ये हम इसका पोर्शन हम मेजर नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लेट नाइट ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और हम डायरेक्टली जाके बिस्तर में सो जाते हैं। इनसे अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट था उससे एक्सेस में ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंच गया है। अच्छा। अब वो बॉडी जो ग्लूकोज का करेगा क्या, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो उसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज करता है, और ट्राइग्लिसराइड आपका लीवर में जाके एज अ फैट डिपॉजिट होता है और आपका फैटी लीवर की समस्या वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और वो हमेशा हम करते जाते हैं, हर दिन करते जाते हैं, हर दिन कुछ अमाउंट ऑफ फैट हमारा डिपॉजिट होते रहता है। अच्छा। और उसके बदले हम सही अमाउंट में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये हमारा सो ऑन प्रोसेस चलता रहता है, जो कि आगे चल के हमारा लीवर पूरी तरह से खराब कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, क्या शुगर की तरह ही जो लीवर की भी बीमारियां हैं वो जेनेटिक हो सकती हैं? डेफिनेटली होती ही है। अच्छा। जैसे कि फैटी लीवर ही इनफैक्ट आपकी जेनेटिक होती है। अगर किसी के मदर फादर को फैटी लीवर है तो बच्चे में फैटी लीवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लीवर के प्रॉब्लम होते हैं, लाइक विल्सन्स डिसीज, हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि जेनेटिकली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मतलब माँ बाप से बच्चों में ज़रूर आ सकता है, तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखें। बहुत सारे लोगों को सिर्फ शुगर को लेके ये पता है कि पेरेंट्स को है तो बच्चों में आएगा, या फैमिली में किसी को है तो वो ट्रांसफ़र होगा, बट लीवर को लेके बहुत कम लोगों को ही ये चीज़ पता है एक्चुअली। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या स्ट्रेस और टेंशन से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है?
बिल्कुल होता ही है। स्ट्रेस या टेंशन से जो हमारे डाइजेशन इश्यूज खराब होते हैं उसको हम बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर हम आज अपने OPD में बैठे हैं तो 80% पेशेंट हमारे फंक्शनल बाउल डिसीज के हैं। अच्छा। जिनका सीधा सीधा कॉज है स्ट्रेस या टेंशन। बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में टेंशन लेते हैं, या कोई फैमिली टेंशन होती है, बिजनेस टेंशन होती है, ये सारे सिस्टम हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करते हैं। अच्छा। स्टार्ट फ्रॉम दी कि पेट में दर्द होना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या दस्त ज़्यादा लगना, या आप उसके बदले में आप शराब इंटेक ज़्यादा करने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे ओवरऑल हमारे गट हेल्थ को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। अच्छा, हमारी डाइट का डॉक्टर, जो हमारी डाइट हम ले रहे हैं या हमारी जो लाइफस्टाइल है जो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है अभी के टाइम पे, उसका हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? एग्जैक्टली ये जो डाइट है, हम जो डाइट है हमारे पुराने डाइट सारे भूल चुके हैं। हमारा जो डाइट है उसमें एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बैलेंस डाइट में क्या होता है, आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का एक स्पेसिफिक पोर्शन होना चाहिए जो कि मैनेज होना चाहिए। उसके अलावा हाई फाइबर हमारे डाइट में होना चाहिए विद द गुड हाइड्रेशन। अच्छा। हाई फाइबर आपको मिलते हैं आपके फ्रूट से, सलाद से। हाँ। बट ये सब चीज़ें हम बहुत ही कम कर चुके हैं अपनी डाइट में। बिल्कुल। उसके बाद हम अपनी डाइट में आज के डेट में जो ज़्यादा लेते हैं वो ग्लूकोज एंड फैट है। हाँ, और मैंने जो अभी आपको बताया, ग्लूकोज एंड फैट अल्टीमेटली आपके लीवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है। सेकेंड है हमारा सेकेंड लाइफस्टाइल, जो हम आज के टाइम में स्मोकिंग करना या अल्कोहल पीना, ये हम हेल्दी लाइफस्टाइल या हाई क्लास सोसाइटी की लाइफस्टाइल समझते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये भी हमारे लीवर को डायरेक्टली नुकसान कर रहे हैं। हम दोनों साइड से हमारे लीवर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक साइड हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, दूसरे साइड से हम अल्कोहल ले रहे हैं। अच्छा। तीसरा है हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 5 to 10% लोग होंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। अगर लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट है हम उसको बर्न आउट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम बर्न आउट नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो डिपॉजिट्स हो रहे हैं और वो नुकसान कर रहे हैं हमें। अच्छा, फ्रूट्स और खाने की बात को लेके मैं एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। फ्रूट्स जैसे हम इंटेक करते हैं तो फ्रूट्स का डायरेक्टली इंटेक करना इज़ गुड, या हम उसका जूस बना के जो लेते हैं वो, इन दोनों में क्या बेटर है? डायरेक्टली फ्रूट। अगर हम फ्रूट का जूस निकाल देंगे तो हम फाइबर को आउट कर दे रहे हैं। अच्छा। और हमारा फ्रूट का मेन बेनिफिट है फाइबर। अच्छा। मिनरल और विटामिन तो हमारा आ ही जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। वो आपको जूस से भी मिल जाएगा, वो आपको फ्रूट से भी मिल जाएगा। बट फाइबर जो मेन कंटेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट से मिलेगा। अच्छा। उसका जूस अगर आपने एक बार बना लिया तो वो आउट हो जाएगा। ओके डॉक्टर, मैंने बहुत जगह पे सुना है कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जो मेन रीज़न है वो गट बैक्टीरियाज होते हैं। बेसिकली गट बैक्टीरियाज होते क्या हैं और ये हमारे फंक्शन को कैसे डिस्टर्ब करते हैं? जो गट बैक्टीरियाज, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे कमेंशियल बैक्टीरियाज होते हैं। कमेंशियल बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो हमें बेनिफिट करते हैं हमारे डाइजेशंस को प्रमोट करके। वो गट बैक्टीरिया आज बहुत सारे लिटरेचर्स और जो स्टडीज़ हुई हैं उससे पता चला है कि गट बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं, उसके अलावा हमारे बॉडी के सभी सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इवन आपके बीपी है, माइग्रेन का इशू है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सभी में हमारे गट बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए इन सब्जेक्ट और एक कॉमन एक चीज़ होती है जिसको आजकल हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अगर हमारा गट हेल्दी रहेगा तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। अगर हमारा गट खराब है तो हमारा एक्सिस खराब हो जाएगा और हमारा ब्रेन में डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा, जिससे लोगों को हेडेक होना, जो आजकल बहुत शिकायत है, लोगों को हेडेक होते रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बोल के लोग आते हैं हमारे पास। या उसी तरह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक हमारी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज बहुत होती है। इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारे गट बैक्टीरिया के साथ। ओके, मतलब माइंड का जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक, हमारे जो गट से रिलेटेड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर, क्या बैड गट हमारे माइंड को, जैसे आपने बताया कि इफेक्ट करते हैं, तो बैड गट जैसे होते हैं वैसे ही कुछ ऐसा होता है क्या कि गुड गट भी हो या गुड बैक्टीरियाज कुछ होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प तो कर ही रहे हैं, और ये हमारे गुड बैक्टीरियाज आएंगे कहाँ से? हमारे खाने से ही आते हैं। और वो होते हैं प्रोबायोटिक। जैसे कि दही होता है हमारा, वो वेरी गुड प्रोबायोटिक है। हमको अच्छे पोर्शन में दही या दही का बना हुआ कुछ भी, दही, लस्सी, बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा जिसको हम बोलते हैं, वो सब, या कोई भी फर्मेंटेड खाना, ढोकला, इडली, ये सब में
गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छा। जिसको हमें अपने खाने में प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर, मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है वो हमारे स्टमक को काफ़ी अच्छा रखती है या हमारे हेल्थ के लिए वो काफ़ी बेनिफिट देता है वो चीज़, तो क्या ये सही है? इसके बारे में आप कुछ बताएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहूँगा। मैं रेदर देन मैं चाहूँगा कि लोग बैलेंस डाइट को ज़्यादा अपनाएं और पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दें। ओके। बैलेंस डाइट जो मैंने भी आपको बताया कि एक फिक्स्ड डाइट होना चाहिए, जिसमें आपका स्पेसिफिक पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का होना चाहिए। जिसमें प्रोटीन थोड़ा सा हाई होना चाहिए एज कम्पेयर टू फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड है गुड फाइबर अमाउंट होना चाहिए हमारे सभी डाइट में। हाइड्रेशन, वेल हाइड्रेटेड हमारा डाइट होना चाहिए। प्रोबायोटिक अच्छे अमाउंट में हमारा होना चाहिए। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पोर्शन कंट्रोल। आपने एक बुक का नाम सुना है, इकिगाई? जी। इकिगाई एक बुक है जो कि जापानीज़ बुक है, जिसमें ये बताया गया है कि क्यों जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। क्यों उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होती है बाकी वर्ल्ड से। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने खाने का 80%, जितना भूख होता है उसका 80% खाना ही खाना चाहिए। अब ये 80% पता कैसे चलेगा? तो स्टार्टिंग में हमें बहुत भूख लगती है तो हम खाना स्टार्ट करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हमको एक डाउट होता है कि शायद हमारा पेट भर गया लेकिन हमारा थोड़ा सा शायद भूख बचा है। वो है जहाँ पे आपको स्टॉप होना है। अगर हम उससे ज़्यादा खाते हैं तो वो होता है ओवर ईटिंग। और एक बार अगर ओवर ईटिंग स्टार्ट होती है तो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये आपको प्रमोट करना चाहूँगा कि उसके बदले आप बैलेंस डाइट विद पोर्शन कंट्रोल अपनाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी। हमने जनरली देखा है, जैसे मैं अपने आप को खुद को भी बोलूँगी, कभी कुछ टेस्टी बन गया या बर्गर पिज़्ज़ा आ गया घर पे, तो होता है ना कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसे फूड आइटम्स या फ्रूट्स बता सकते हैं आप जो इस गर्मी में हमारे स्टमक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे? गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन मेंटेन करना। और हाइड्रेशन मेंटेन का सिंपल सा लॉजिक है, आप पानी पियो। आपको गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना है। अच्छा। अब ये वाटर इनटेक के साथ साथ हमको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रखना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पसीने आते हैं या होते हैं, उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी थोड़े से डिरेंज्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सिंपली ORS से आ सकते हैं या घर में बना सिंपल नींबू पानी से हो सकता है। अच्छा। या हमारे जो प्रोबायोटिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप दही ले लीजिए, उसका लस्सी बना लीजिए, बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक होते हैं जो कि हमारे हाइड्रेशन भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली वाटरमेलन या पपाया, ये सब भी बहुत अच्छे अमाउंट में हमको हाइड्रेशन मेंटेन करवाते हैं। अच्छा। तो हमको अभी गर्मी के टाइम पे हाइड्रेशन के साथ साथ फ्रूट्स में जितने भी टाइप के फ्रूट्स आप जानते हैं, कोई भी आप फ्रूट खा लीजिए, लेकिन अच्छे अमाउंट्स में आप फ्रूट खाइए। उसमें से हमको अच्छे अमाउंट ऑफ फाइबर मिलेगा जो कि वाटर को रोक के रखेगा हमारे अंदर। उसके अलावा हमारे जितने भी सलाद होते हैं आज के डेट में, ककड़ी, गाजर, मूली, खीरा, ये सब बहुत अमाउंट में बहुत अच्छे उसमें आता है, तो वो सब भी आपको अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, हमने देखा है कि जैसे ही समर का सीज़न चालू होता है तो बहुत सारे लोगों में वोमिट की और लूज मोशंस की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, तो क्या ये गर्मी ही उसका रीज़न है या कुछ और रीज़न होता है? इसका रीज़न गर्मी नहीं है, इसका रीज़न होता है अनहाइजीनिक फूड। क्योंकि हम बाहर बहुत सारे जूस वगैरह पीने लग जाते हैं। वो जूस स्टार्टिंग में मॉर्निंग से बनना स्टार्ट होते हैं और शाम को उसके बर्तन धुलते हैं। बिल्कुल। तो वो उसमें बहुत विद द टाइम इंटरवल ऑफ 12 आवर्स और 10 आवर्स उसमें बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हमको मेनली लूज मोशन या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हमको हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, उसका गर्मी से कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर हम हाइजीन मेंटेन करेंगे और अच्छे अमाउंट में हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट भी हो जाएगी और अगर आप हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अच्छा, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। वेल, तो ये थे डॉक्टर आकाश गर्ग, जिन्होंने हमसे हमारे लीवर के बारे में, स्टमक और हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें बताई और हमने इससे काफ़ी सारी चीज़ें जानी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा जानकारी जो हमने कभी सोची नहीं थी, वो सब चीज़ें भी हमको पता चली, तो उसके लिए काफ़ी सारा थैंक यू आपको। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। सफ़र सेहत के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और करेंगे कुछ दिलचस्प बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।